प्रिय छात्रों, आज के क्वेश्चंस में हम 4.2 के दो क्वेश्चंस बचे थे। उसमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 5th वाला, और 6th भी अच्छा है, दोनों ही कर लेते हैं। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में पहले आपको इक्वेशन को खुद को बनाना होगी, तो इसकी जो कंडीशंस रहती है उन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। 7 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे पहले तो हम कंडीशन में जो खास बात है उसमें समकोण त्रिभुज, तो ये समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आप जानते हैं कि हमेशा कर्ण होता है, मीन्स हाइपोटेन्यूस होता है, और साथ में दो साइड से अदर होती है, ठीक है। तो इसने पहले से आपको कर्ण का वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ABC नाम दे देते हैं। उसके बाद में जो अदर टू साइड्स है उसके बारे में लिखा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मीन्स आपको ऊंचाई जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, आधार के ऊपर। यानी आपको यहाँ से फंडा क्लियर होना चाहिए कि हमेशा हम किसको लेके चलेंगे, जिस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई, तो आप आधार को मान के चलिए कि माना कि x है, तो निश्चित रूप से ऊंचाई का वैल्यू इसी से आ जाएगा, क्योंकि इससे 7 कम है, यानी कि ये हो गया x - 7, ठीक है। यानी अपना प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि माना कि आधार, समकोण त्रिभुज में माना कि आधार द बेस x सेंटीमीटर है, ठीक है। द बेस इज, लेट बेस बी द x सेंटीमीटर। अगर ये बेस आपका x सेंटीमीटर हुआ तब उसकी जो ऊंचाई हुई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उसने कहा था 7 सेंटीमीटर इससे कम लेना है, यानी कि x - 7 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। आधार आपको पहले ही हो गया, ऊंचाई हो गई। अब आपके पास कर्ण भी मिल रहा है, कर्ण का वैल्यू है अपने पास 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपको इसके बाद कोई कंडीशन इसमें नहीं दे रखी है, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कि इन तीनों में रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम बना सकते हैं, ताकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद हम इसका सॉल्यूशन बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, बाय PGT। अगर PGT लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यानी एक भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्ण का वैल्यू तो 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में एक भुजा आपकी x है, तो दूसरी भुजा x - 7 है, यानी कि x स्क्वायर, और ये हो गया आपका x - 7 का स्क्वायर। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी तक हमने फैक्टर मेथड से सीखा है, उससे आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको आगे, ये हो गया 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x - 7 का होल स्क्वायर। अगर आपको ओपन करना है तो a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी मिस्टेक कर देते हैं, a स्क्वायर - b स्क्वायर -2a भी कर देते हैं। चाहे आपका a प्लस b का होल स्क्वायर हो, चाहे a - b का हो, हमेशा ध्यान रखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलवेज आता ही है, चाहे माइनस भी हो। एक आदत बना लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर आपको माइनस प्लस देखना है। अगर माइनस होगा तो -2 टाइम्स ऑफ a एंड b, ये a एंड b, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते, देखिए आप, ये हुआ 169 सेम, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में सावधानी रखना चाहिए। अगर ये सभी टर्म आपकी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो बेटर रहता है। बाय द वे आपका अगर ये 169 उधर ले लें तो इधर क्या बचेगा, 0। सबसे पहला हुआ 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है। व्यवस्थित लिख रहे हैं हम, सबसे पहले x स्क्वायर को लिखा, फिर x वाले टर्म को लिखा, फिर नंबर को लिख रहे हैं, और ये नंबर हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा 169, ओके। इस प्रकार से 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये माइनस का है प्लस का है, 9 - 9, और माइनस का ही नंबर आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 9 - 9 करेंगे तो 0, और 16 - 4 करेंगे तो 12,
ओके, इस प्रकार से चाहे तो हम 2 से डिवाइड कर दें पूरे में, और करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आप फैक्टर कर रहे हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2 से अगर सब में डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने एक इक्वेशन होगी x² - 7x - 60 = 0, ठीक है। इसको हम देखते हैं, इरेज कर देते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। ओके, ठीक है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। इसमें आप देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन आपका, इक्वेशन बनी 2x² - 14x - 120 = 0। 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये बना x² - 7x - 60 = 0। ओके, यहाँ पर आपको फैक्टर मेथड फिर से यूज़ करना है। ये 2 से, अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर 2 से डिवाइड नहीं करते थे, क्वेश्चन आगे नहीं होता, बिल्कुल हो जाता, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर आपको फैक्टर बड़े सोचना पड़ता है। 240 के ऐसे 2 पार्ट करो कि माइनस करने से 14 आ जाए, तो उसमें परेशानी होगी। जबकि अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो आप देखिए, आप 60 के 2 पार्ट ऐसे करो कि जिनका माइनस करने से 7 आ जाए। 60 के 2 पार्ट ऐसे करो कि माइनस करने से 7 आ जाए, ठीक है। बाद में इतना ध्यान नहीं आता है, तो मैंने आपको बार बार मेथड बतानी चाहिए। 1 2 3 4 अप टू 10 तक जाएंगे, अक्सर आ जाता है। 1 का डिवाइड 60 में किया, 1 × 60 हुआ। क्या 1 और 60 यहाँ पुट करने 7 आ रहा है? नहीं। 2 का डिवाइड 60 में किया, 30 हुआ। 2 × 30, क्या इन दोनों को यहाँ पर रिप्लेस करने से 7 आ रहा है? नहीं। 3 का डिवाइड किया, 3 × 20 60 होता है, ये भी नहीं आ रहा है। 4 से किया, 15 आ रहा है। 15 - 4 या 4 - 15 भी नहीं हो रहा है। 5 से किया, 5 से करेंगे तो 12 आएगा, और 5 यहाँ और 12 यहाँ रखते हैं तो ये माइनस आएगा। अगर इसकी बजाय हम यहाँ 12 और यहाँ 5 रख दें तो देखिए आपका काम बन गया। 12 × 5 मिलकर 60 भी हो रहा है, और 12 - 5 मिलकर के 7 भी हो रहा है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट फैक्टर हैं। आप यहाँ पुट कर दीजिए, x² - 7 की जगह 12 - 5x - 60 = 0। x² - 12x, माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5x - 60 = 0। x कॉमन हो गया इन दोनों में, अगर x कॉमन लेते तो बचा आपका x - 12, और यहाँ प्लस का ही 5 कॉमन लेंगे तो बचा आपके पास x - 12 = 0। इन दोनों फैक्टर्स में आप कॉमन लेंगे x - 12, अगर x - 12 कॉमन लिया तो बचा आपके पास x + 5 = 0। इस प्रकार से 2 फैक्टर्स मिल गए। जब 2 फैक्टर्स मिल जाए तो पहले फैक्टर से आपका एक आंसर आ जाता है। तो या तो हम लिखेंगे कि x - 12 = 0, तो x का वैल्यू हो गया आपका 12। अब देखिए, जब एक फैक्टर आ गया तो इससे एक x का वैल्यू बना। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ था? हमने कहा था माना कि आधार क्या है? x है, और x का वैल्यू अभी आया है आपका 12। इसका मतलब आधार जो है वो कितना आया? 12 आया, ठीक है। तो यहाँ अगर हम आधार को 12 लेते हैं तो ये देखिए अब 1 से 12 आया है, तो इसलिए आप लिखेंगे कि जो समकोण त्रिभुज का आधार है वो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। और उसने कहा था कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई भी आ गई। ऊंचाई हो गई 12 - 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए 5 सेंटीमीटर हो गई। आधार हो गई, ऊंचाई हो गई, और साथ में उसका जो कर्ण था वो 13 था, और निश्चित रूप से बिल्कुल सही भी निकल रहा है। अगर आपका ये आधार 12 है, ऊंचाई 5 है, तो ये 13 हो रहा है, क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रहा है। 169 13 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी आपका आंसर करेक्ट है। बट सेकेंड आंसर, सेकेंड भी तो आपको लेना पड़ेगा, तो या फिर दूसरा आंसर लेते चलो। दूसरा फैक्टर क्या कहता है? x + 5 = 0 लेते हैं। तो x + 5 को अगर 0 लिया तो x वैल्यू कितना आएगा? -5। और आपने x की शुरुआत कहाँ से की थी? माना कि x क्या था? आधार। तो क्या किसी का आधार नेगेटिव नंबर आ सकता है किसी समकोण त्रिभुज का? नहीं। तो आप लिख देंगे कि यहाँ पर आधार यानी कि माइनस में आ रहा है, यानी यह माइनस में नहीं आ सकता है। ये हम लिखेंगे कि जो आधार है वो ऋणात्मक राशि प्राप्त हो रही है, जो कि संभव नहीं है, या इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नगण्य मान सकते हैं, इसको असंभव बता सकते हैं, क्योंकि जो आधार है समकोण त्रिभुज का वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए आप इसको अस्वीकार कर दें।
नगण्य मान लें, ठीक है। और इसलिए आपका आंसर कौन सा हुआ, आधार, ऊंचाई और साथ में कर्ण 13 दे रखा था। इस प्रकार से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बस इसकी शुरुआत सही होना चाहिए क्वेश्चन की, तो उससे आपकी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, उसकी मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ। देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन ये है कि एक कुटीर उद्योग, मतलब एक छोटा कोई उद्योग लगा रखा है किसी ने घर पर, और उसमें कोई आइटम बनता है, बर्तन बनते हैं, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि कुल लागत 90 रुपये है तो उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या बताना है और प्रत्येक नग की लागत भी बताना है। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसी में से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। यहाँ हमारा प्रश्न है कि बर्तनों की संख्या भी निकालना है, प्रत्येक नग की लागत भी निकालना है, और कुल लागत उसने जो 90 रुपये लगाई है वो आपको दे रखी है, साथ में एक शर्त भी दे रखी है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या चीज़, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या है। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब ये जो पूरी लाइन डिपेंड है वो किसके ऊपर है, बर्तनों की संख्या के ऊपर। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम कि माना कि बर्तनों की जो संख्या है ना, प्रत्येक दिन बर्तन जो बन रहे हैं, तो बर्तनों की संख्या नंबर ऑफ यूटेंसिल्स ये है आपके पास कितनी, माना कि x है, ठीक है। और यहाँ अब इस पे आते हैं हम कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से भी 3 अधिक उसकी लागत है। किसकी, प्रत्येक नग, मतलब जो बर्तन बन रहा है वो कितने रुपए में लागत हो रहा है। तो यहाँ बर्तन की लागत, प्रत्येक बर्तन की लागत निकालने के लिए उसने कहा है कि जो बर्तनों की आपकी संख्या थी उसके दुगने से भी 3 अधिक है। ये देखिए आप बोलते बोलते इक्वेशन बन जाएगी आपकी। बर्तनों की संख्या अगर 1 थी तो बर्तनों की संख्या के दुगने से भी 3 अधिक है। ओके, अब मान लिया जाए कि 10 बर्तन आप खरीदने गए, वो प्रत्येक बर्तन अगर 5 रुपये का आता है तो कितने रुपए का बिल बनेगा, 50 रुपये का। मतलब बर्तनों की संख्या में अगर उसके मूल्य का पता हो तो जो बिलिंग होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि जो कुल लागत थी वो 90 रुपये है। मतलब जो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक बर्तन का जो मूल्य है वो दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 रुपीज़ लिख सकते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे कि कुल लागत जो है वो कितने, 90 रुपये है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका x, और x के साथ हो जाएगा 2x + 3 = 90। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्यों बनाए, समझ में आ गई आपको बात। बर्तन इतने थे, प्रत्येक बर्तन का मूल्य था, तो निश्चित रूप से जो बिलिंग होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई से होगा, और जो बिलिंग हुआ उस दिन का वो कितना, कुल लागत 90 रुपये। इसलिए हमने ऐसा किया। x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे, 2x² प्लस x का इससे करेंगे 3x, और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए उधर 0 चाहिए, इसलिए माइनस का 90 = 0। ठीक है, जहाँ तक किसी नंबर से डिवाइड करने वाली बात आपको याद आई, सभी में डिवाइड होगा तो ही डिवाइड करेंगे। सभी में डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड करें तो इसमें और इसमें हो रहा है, बट इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए किसी से डिवाइड नहीं करना है। अब आप 90 और 2 का मल्टीप्लाई करें, 180 हुआ। 180 के 2 पार्ट ऐसे करें कि माइनस करने से, क्या करने से, माइनस करने से 3 आना चाहिए। ठीक है, माइनस करने से कितना आना चाहिए, 3। तो यहाँ निश्चित रूप से आपके लिए सोचना पड़ेगा बार बार कि 180 के 2 पार्ट कैसे करें, तो काफ़ी इजी है। यहाँ पर आप बस इसको 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक भी ये नहीं होता है, पर जनरली 10 तक या 15 तक में हो जाता है। मान लिया जाए मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 12 का जब आप करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 बचा 6, 12 पंजे 60। ये देखिए आप 15 - 12 अगर करते हैं, यहाँ 15 और यहाँ अगर 12 लिख देते हैं तो ये आपका 3 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना है, 180। अब आप कहेंगे सर आपको तो याद है, आप लिख देते हो, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से भी आप भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, आत्मविश्वास को कभी नहीं खोना चाहिए। मैथ से जो रहता है वो हमेशा आपको प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है ना। अदर सब्जेक्ट को आपको याद करना होता है, बट इसको अगर एक बार आप समझ के याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, है ना, और बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि इस 3 के लिए क्या प्लानिंग किया हमने, 15 और 12। ओके, 2x² प्लस 15 - 12 साथ में x -90 = 0। इस प्रकार से 2x²
प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में आप कॉमन देखोगे, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है, नंबर कोई कॉमन नहीं है। 2x प्लस 15 आया, माइनस कॉमन लेंगे, 12 कॉमन आ सकता है क्या? 12 का डिवाइड इसमें नहीं हो रहा है। 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, माइनस कॉमन लेने से हमेशा अगला साइन चेंज हो जाता है तो प्लस हो जाएगा, 6 कॉमन लेने से 15 बन जाएगा। इस प्रकार से आपका फिर से एक फैक्टर कॉमन आ गया, 2x प्लस 15 और बचा आपका x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आइदर आर, या तो ये लेंगे, ये जैसे ही लेंगे तो इससे नेगेटिव आंसर आएगा आपका। x का जो वैल्यू आएगा, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, x वैल्यू एक तो आएगा माइनस 15/2, जो कि असंभव बता देना, क्योंकि हमने x किसको माना है? बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती। आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। दूसरा आपका x का आंसर या तो क्या आएगा, x का वैल्यू 6 आएगा, तो बर्तनों की संख्या तो हो जाएगी 6, और जो प्रत्येक बर्तन की लागत है वो यहाँ जैसे x का वैल्यू रखते हैं तो 6 दूना 12 और 3 15 रुपये प्रत्येक बर्तन से बना, 15 गुणी 6 ये आपका 90 रुपये कुल मिला के लागत भी हुआ है। मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर क्या आया आपका? x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ लिख देना, बर्तनों की संख्या बराबर 6 एवं प्रत्येक बर्तन की लागत 2 गुणी 6 प्लस 3, 6 दूना 12 और 3 15 रुपये। ओके।